हेलो स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसे समझने के पहले चलिए हम लोग समझते हैं पहले फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इसे कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम लोग चलिए शुरू करते हैं फ्लक्स। पहले देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। स्टूडेंट एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक एग्जाम्पल कि कहीं पे वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है और आप वहाँ पर एक रिंग को, बैंगल्स, चूड़ी को इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में रख देते हैं, इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में रख देते हैं। तो जब ये वाटर का फ्लो हो रहा है यहाँ पर आप जब इस तरह से रिंग को रख दिए हैं तो क्या होगा, इसके सरफेस के थ्रू वाटर का फ्लो होगा, ऑब्वियस है वाटर का फ्लो होगा। तो अब हम ये कहें, ध्यान से सुनिएगा, अब हम ये कहें कि भाई इसके सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑब्वियस है कि इसका सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी वही होगा जो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है अभी, ठीक है ना। तो इसके सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ रिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये ना कह के हम सिंपल अगर हम कहें कि भाई वाटर का फ्लक्स का वैल्यू क्या है, वाटर का फ्लक्स का वैल्यू क्या है या फ्लक्स ऑफ वाटर का क्या वैल्यू है, दोनों एक ही बात है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम ये कहें कि फ्लक्स ऑफ वाटर का क्या मतलब हुआ, तो भाई इस रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है उसी को हम कहेंगे इस सरफेस का फ्लक्स। इसको हम कहेंगे फ्लक्स ऑफ वाटर, फ्लक्स ऑफ वाटर, फ्लक्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ रिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, किसी रूम में बैठे हैं और आपके सामने कोई विंडो है, खिड़की है, सामने से हवा बह रही है, सामने से एयर का फ्लो हो रहा है। तो अब हम ये कहें कि अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ विंडो, अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ विंडो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एयर का कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम कहेंगे फ्लक्स ऑफ एयर। उसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स ऑफ एयर, फ्लक्स ऑफ एयर, फ्लक्स ऑफ एयर। रियलाइज कीजिए, फिजिक्स को रियलाइज कीजिए, रियल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप आप कहीं ट्यूशन में बैठे हैं, ठीक है, क्लासरूम में आप बैठे हैं और अब आप देख रहे हैं कि भाई क्लासरूम का जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रॉसिंग थ्रू द गेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रॉसिंग थ्रू द गेट कमिंग फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन सामने से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उस गेट को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज कीजिए कि कहीं किसी सिचुएशन में, कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी सरफेस को रख देते हैं, वो सरफेस डिफरेंट शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिफरेंट इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। तो अब उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। क्लियर है। तो सेम थिंग इज रिटेन हियर, उसी चीज को यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड in perpendicular direction to the surface, perpendicular direction to the surface is called the electric flux through that surface। तो उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ये कहते हैं, इस तरह से समझते हैं। स्टूडेंट जब भी किसी सरफेस को आपने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब उस सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, जहां पर ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है, ए हो गया एरिया वेक्टर, जिस शेप को, जिस सरफेस को आपने रखा है उसका एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर जिसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, जहां पे आप समझ सकते हैं थीटा क्या हो गया, सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, थीटा हो गया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। क्लियर है। बहुत से एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां से कुछ बेसिक बात को पहले हम लोग देख रहे हैं कि फाई, चूंकि अब ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई से डिनोट करते हैं,
ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, बहुत ही बेसिक बात है। यहाँ से हम लोग इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, समझ सकते हैं। डायमेंशन एक्जैक्टली उसी तरह डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2 कूलम। डायरेक्ट ये तो फंडामेंटल है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, Q = IT एम्पियर इंटू टाइम, ये मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो गया डायमेंशन, फाइनली ये इसका डायमेंशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए कि कहीं आपका किसी रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं E0 है। मतलब कि स्पेस में अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो E0 है, सेम है। 2 न्यूटन पर कूलम अगर इसका वैल्यू है तो हर जगह यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, लाइक दिस। डायरेक्शन सब जगह सेम है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए हम इस तरह से एक स्क्वायर सरफेस को रख देते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था। ये एक स्क्वायर को हम रख देते हैं, स्क्वायर को वर्टिकली इस तरह से एक स्क्वायर सरफेस को रख दिए हैं जिसका साइड लेंथ स्मॉल ए है। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताइए, मतलब कि नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है। स्टूडेंट सपोज कीजिएगा, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि सर कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, तो हम यहाँ से काउंट करके भी बता सकते हैं कि 1 2 3 4। समझिएगा, बेसिक बात को समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं, वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं है, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये तो इनफाइनाइट नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर में इस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम तो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे पास जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, V है। हाँ, काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात और, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो अब क्या है कि कहीं पर मान लिया कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, तो उससे वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का पता चलता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपको इस तरह से कहीं फिगर दिखा रहे हैं तो वो अच्छा इस बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काउंट करके बता देते हैं, नहीं। कंसेप्ट शुड बी क्लियर, वो बच्चा टाइप से नहीं। नाउ वी हैव यहाँ पर अगर हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलिए हम लोगों के पास जनरल फॉर्मूला क्या है, E A cos थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया स्टूडेंट, E0। एरिया का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर सरफेस है, ये स्क्वायर सरफेस है। अब इस स्क्वायर सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, वही चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर है, एक साइड का लेंथ स्मॉल ए है, कॉस थीटा एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, और सरफेस को, ये स्क्वायर सरफेस को भी इस तरह से हॉरिजॉन्टली जब रखे हैं तो इस पर परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। नाउ cos 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, cos 0 1 होता है, एंड सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा E0 A²। क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल टू। अब क्या है कि स्टूडेंट आप सब जगह इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक सिचुएशन कि कहीं इस तरह से किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू E0, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक स्फीयर को रख देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था कि यहां पर इसके कोई भी एलिमेंट्री एरिया को आप कंसीडर कीजिए, सब जगह
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम था, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम था, हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, एवरीथिंग इज सेम। चलिए डायरेक्ट हम लोग इस केस में ये फॉर्मूला यूज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में ध्यान दीजिएगा, अभी स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हर एलिमेंट्री एरिया के लिए, हर छोटे छोटे एरिया के लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका ये एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए परपेंडिकुलर टू इस सरफेस हो जाएगा। यहाँ पर कहीं भी हमेशा इस सरफेस से परपेंडिकुलर, यहाँ भी करें तो एरिया वेक्टर का यही डायरेक्शन, यहाँ भी तो एरिया वेक्टर का यही डायरेक्शन। क्लियर है? यहाँ पर इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन, अगर ये पॉइंट आप कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन, ये पॉइंट कंसीडर करेंगे ये एग्जैक्टली इसका ये टॉप पॉइंट कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन, ये पॉइंट कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में बताए थे कि क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इस तरह के केसेस में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। उस केस में स्टूडेंट हम लोग एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई निकालते हैं, छोटे से एरिया वेक्टर डी ए के थ्रू, छोटे से एरिया वेक्टर डी ए के थ्रू छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई निकालते हैं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। अभी अचानक कुछ स्टूडेंट को लगा हुआ कि ओहो यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, ये अभी अचानक क्या आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम जाना पहचाना चीज आपको हम करवा रहे हैं आपसे। याद कीजिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, किसी भी बॉडी पर जहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत से शेप्स के चलते कैलकुलेट भी किया, रिंग के चलते, डिस्क के चलते। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे कि छोटे से चार्ज डी क्यू के चलते छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कैलकुलेट करते थे और उसके बाद हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंटीग्रेट करके निकालते थे। जो स्टूडेंट देखे होंगे वो समझ रहे होंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम लोग इस तरह के भी केसेज में करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? देखेंगे अभी और भी बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे तो आपका कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, सपोज कीजिए ये अब कहीं किसी रीजन में इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक रिंग को, एक ये रिंग आपका इस तरह से रखती है, बिल्कुल आपके फेस के थ्रू, आपके सामने में इस तरह से, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट कर रहा है ई नॉट वैल्यू का। तो इस केस में अगर हमको फ्लक्स निकालना है कि भाई से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है थ्रू दिस सरफेस अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ई ए कॉस थीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट। चलिए ए क्या है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा क्या है, एरिया वेक्टर के बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एरिया वेक्टर आप समझ सकते हैं इस तरह से जब रखे हैं तो एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मींस cos 90 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट 0 होता है, फाइनली फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0। ऑब्वियस है जब आप इस तरह से सरफेस को रखे हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फाइनली फ्लक्स का वैल्यू 0 आना भी चाहिए था, थ्योरेटिकली आप समझ सकते हैं ना। चलिए इसी सिचुएशन में सपोज कीजिए कि अब इस रिंग को, ये जो रिंग अभी इस तरह से रखा हुआ है, इस रिंग को हम इस तरह से बेंड कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली, अभी क्या है इसको वर्टिकली रख देते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इसी सिचुएशन में आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए इस रिंग को इस तरह से वर्टिकली रखती है, क्लियर है, सेम रिंग है आर रेडियस का। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस केस में देखिए यहाँ पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया ई नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड तो वही है,
इसी रिंग को हम इस तरह से घुमाए तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर कॉस, ध्यान दीजिएगा थीटा। अब जब आप इसको इस तरह से, अभी ये रिंग इस तरह से था, अभी इस रिंग को आप इस तरह से घुमा दिए हैं, तो अब घुमाने के बाद क्या है, इसका एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन हो गया घुमाने का। इसको इस तरह से घुमा दिए थे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इस केस में हो गया 0 डिग्री। क्लियर है? मतलब कि आप यहाँ पे बना सकते हैं कि भाई इस केस में एरिया वेक्टर का भी वही डायरेक्शन है, ठीक है, और इस केस में एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन है, जिसको यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना, आप समझ सकते हैं 3 डायमेंशनल। क्लियर? नाउ दिस इज cos 0 का वैल्यू स्ट्रेट 1 होता है, तो फाइनली फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, E नॉट पाई आर स्क्वायर। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे क्रॉस कर रहा है। क्लियर है? जब इसको इस तरह से हम लोग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग चलिए देखते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल 4, सपोज कीजिए कि कहीं आपका इस तरह से अगेन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, चलिए ठीक है। और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब को रख देते हैं, एक क्यूब कुछ इस तरह का, एक इस तरह से एक क्यूब को रखती हैं स्टूडेंट, दिस इज अ क्यूब। दिस इज अ क्यूब, मान लेते हैं इस क्यूब का साइड लेंथ स्मॉल ए है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, लेट, दिस इज ए बी सी डी नीचे वाला, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इस क्यूब के टोटल 6 सरफेस होंगे, एक तो चारों तरफ का होगा, एक टॉप ऊपर वाला पी क्यू आर एस जो है, एक नीचे वाला बॉटम ए बी सी डी जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं। हम जानना चाहते हैं इनफैक्ट कि इस टोटल क्यूब से, अभी तक क्या था कि एक सरफेस से हम देख रहे थे, अब यहाँ पर एक सरफेस न होके एक ये जो क्यूब शेप का जो बॉडी है, अब इससे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है ये हम लोग देखना चाहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि हर सरफेस से, चूंकि हम लोग सरफेस के थ्रू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला है, तो हर सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो टोटल 6 सरफेस है, तो 6 फ्लक्स का हमारा वैल्यू निकलेगा। एक एक करके चलिए हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फ्लक्स ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी जो सरफेस है नीचे वाला, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, मान लेते हैं कांस्टेंट। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट। एरिया वेक्टर, एरिया कितना है, स्मॉल ए, इसका साइड लेंथ है, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस। अब ध्यान दीजिएगा, एबीसीडी के लिए बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो एबीसीडी इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का एबीसीडी के लिए ये डायरेक्शन है, जिसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अभी। मतलब कि cos 90 डिग्री एरिया वेक्टर हो गया नीचे की तरफ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, मतलब ये टोटल जीरो, मतलब फ्लक्स थ्रू द सरफेस एबीसीडी, दिस बिकम्स 0। चलिए अब फ्लक्स थ्रू सरफेस, उसी तरह फ्लक्स थ्रू PQRS, ध्यान दीजिएगा PQRS जब कीजिएगा तो PQRS के केस में इस सरफेस के लिए एरिया जो वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, PQRS जो सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, क्लोज सरफेस तो आउटवर्ड ही हमेशा लेना है, आउटवर्ड। इस केस में भी ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो E नॉट ही रहेगा, एरिया का भी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस केस में भी इतना ही फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू PQRS, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, फ्लक्स थ्रू PQRS भी
सेम तरह से कैलकुलेट करके इसका वैल्यू 0 आएगा। अब चलिए हम लोग मान लिया देखते हैं APQB फ्लक्स थ्रू APQB से ध्यान दीजिएगा, APQB से जब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर कॉस, ध्यान दीजिएगा APQB जब हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा, इसको इस तरह से दिखाइए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और इधर आउटवर्ड ये, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। जब APQB इस सरफेस से निकाल रहे हैं, इस केस में दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू स्टेट होता है -1। बेसिक ये सब मैथमेटिकल चीज सब आपको पता होना चाहिए। दिस फाइनली बिकम्स -E0A स्क्वायर। चलिए अब हम लोग निकालते हैं फ्लक्स थ्रू SR या RSDC फ्लक्स थ्रू RSDC जब करेंगे स्टूडेंट RSDC, तो ध्यान दीजिएगा RSDC जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड वही हो गया कॉस। ध्यान दीजिएगा इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का यही डायरेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही मैग्नीट्यूड है। इस सरफेस पे बात करेंगे तो एरिया वेक्टर का यही डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब कि इस केस में दोनों के बीच का एंगल हो गया cos 0 का वैल्यू 1 हो गया स्टूडेंट, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, ये फाइनली हो गया E नॉट A स्क्वायर। चलिए अब हमारा सरफेस बच गया है ये आगे वाला, सामने वाला RQBC फ्लक्स थ्रू RQBC। ध्यान दीजिए जब इससे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, ये सामने वाला सरफेस है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपका एरिया वेक्टर का, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0। मतलब इस केस में फाइनली E नॉट A स्क्वायर cos 90 दिस इज 0। ध्यान दीजिएगा सेम तरीके से कैलकुलेशन होगा फ्लक्स थ्रू द सरफेस, जो आपका बैक वाला जो सरफेस है, बैक सरफेस कौन सा है, PSDA के केस में एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस केस में भी cos 90 जी, मतलब ये 0, मतलब फ्लक्स थ्रू PSDA इसके थ्रू भी फ्लक्स हो जाएगा इतना, ठीक है। नाउ इसीलिए अब हम लोग निकाल रहे हैं फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल अब इस पूरे क्यूब से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्रॉस किया है वो निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फ्लक्स ऑफ सबको ऐड कर देंगे, फ्लक्स ऑफ ABCD प्लस फ्लक्स ऑफ PQRS प्लस फ्लक्स ऑफ APQB प्लस डॉट 6 को हम ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस का सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये तो 0 है, 2 के चलते यहाँ भी 0 है, ये 2 के चलते यहाँ भी 0 है, यहाँ पर ये दोनों में जितना वैल्यू इधर नेगेटिव है उतना ही वैल्यू पॉजिटिव है, फाइनली आपका 0, ठीक है। मतलब फ्लक्स थ्रू द क्यूब हो गया आपका 0, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, सपोज कीजिए अगेन यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर अब हम एक सिलेंडर को रख देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिलेंडर को रख देते हैं, एक सिलेंडर को यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल है, लेंथ वगैरह कुछ दिया हुआ है, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड अगेन E नॉट है। यहाँ पर अब हमको देखना है कि इस सरफेस, इस पूरे सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर अगेन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका 2 पार्ट हो गया, एक ये इसका जो सर्कुलर सरफेस हो गया इधर वाला, और इधर वाला सर्कुलर सरफेस हो गया, और एक पूरा कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये इस सरफेस को हम सरफेस 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, और ये आपका हो गया कर्व्ड
सरफेस, कर्व्ड सरफेस। चलिए ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या वैल्यू है, तो एक एक करके हम लोग फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। फ्लक्स 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, यहाँ पे स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है और इस पर एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड अगर ए रेडियस का है तो पाई ए स्क्वायर कॉस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का डायरेक्शन। तो इस केस में एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, मतलब कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट -1 होता है। दिस फाइनली बिकम्स माइनस ई नॉट पाई ए स्क्वायर, माइनस ई नॉट पाई ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ चलिए हम लोग फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इस सरफेस से निकालते हैं। तो अगेन ये कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा पाई ए स्क्वायर कॉस, ध्यान दीजिएगा इस केस में एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन है, मतलब इस केस में दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये फाइनली हो जाएगा ई नॉट पाई ए स्क्वायर, ई नॉट पाई ए स्क्वायर। क्लियर? नाउ फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस से हम कैसे फ्लक्स निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन है, हर जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया वेक्टर का आप ध्यान दीजिए, आप किसी भी इसके एलिमेंट्री एरिया को कंसीडर करें, अगर छोटे से भी छोटे एलिमेंट्री एरिया को कंसीडर करें कहीं पर का भी, तो एलिमेंट्री एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। मान लिया अगर बिल्कुल इसके नीचे वाले पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर नीचे ऐसे होगा, एरिया वेक्टर नीचे ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री मतलब फ्लक्स 0 हो गया। समझ रहे हैं? इस केस में ध्यान दीजिए एरिया वेक्टर टॉप वाले लेवल को कंसीडर कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर आपका ऊपर की ओर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हॉरिजॉन्टल, ये तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस केस में भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। आप चलिए ये जो कर्व्ड सरफेस है, आप इसके किसी भी पॉइंट को कंसीडर कीजिए, आप इसके किसी भी पॉइंट को कंसीडर कीजिए। मान लें इस तरह से कर्व पोर्शन का किसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ये तो इसका इस पॉइंट को कंसीडर किए, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर, उस छोटे से एरिया पे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, मतलब कि अगेन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सामने वाला सरफेस का पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, मतलब आप ध्यान दीजिएगा आप इसके कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट को कंसीडर कीजिए और उस पॉइंट पर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जो एरिया वेक्टर का वो डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। मतलब कर्व्ड सरफेस के थ्रू जब हमेशा 90 डिग्री होगा तो आप समझ सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि इस केस में चूंकि थीटा जो है इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। कोई भी एरिया कहीं भी आप कंसीडर कीजिएगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स 0 होता चला जाएगा, मतलब टोटल कर्व्ड सरफेस से आपका फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली 5 सिलेंडर से मेरा टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 5 + 5 + 5 कर ये हो गया, इसको ऐड करेंगे माइनस ई नॉट पाई ए स्क्वायर प्लस ई नॉट पाई ए स्क्वायर प्लस 0। ध्यान दीजिएगा दिस बिकम्स फाइनली 0। चलिए ये दो एग्जांपल अभी हम लोग देखें, एग्जांपल 3, 4 हम लोग देख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही केस से, ये दोनों एग्जांपल से एक रिजल्ट हम लोगों के सामने आ रहा है कि कभी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जब क्लोज्ड सरफेस को रख देंगे, तो उस क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमेशा 0 होगा, उस क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमेशा 0 होगा। और इनफैक्ट इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग गॉस लॉ में जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे बहुत आसानी से, वहाँ पे और भी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो फिलहाल अभी एक छोटा सा रिजल्ट मिल रहा है हम लोग को कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफैक्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस को जब रख देते हैं तो हमेशा उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होता है वो 0 होता है।
क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 6। सपोज कीजिए, चलिए एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि कहीं किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपको दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है। और कोई एक आपका सरफेस, कोई डिफरेंट किसी कोई इरेगुलर शेप दिया हुआ है, वो सरफेस का एरिया आपको दिया हुआ है, जस्ट लेट दिस इज 5 यूनिट्स उसका एरिया दिया हुआ है। और ये सरफेस जो है, ये सरफेस जो है प्लेस्ड इन XY प्लेन में रखा हुआ है। ये सरफेस जो है वो XY प्लेन में रखा हुआ है और सरफेस का एरिया कितना है, 5 यूनिट्स है। किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो इस सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स का स्टूडेंट क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉस थीटा, अगर ये कॉस थीटा आप डायरेक्ट निकालेगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर निकालना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो चलिए आप निकाल सकते हैं, रूट अंडर 3a² प्लस 4a² प्लस 2a²। चलिए एरिया का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी कॉस थीटा इस एंगल को निकालने में कि एरिया वेक्टर के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करें, ध्यान दीजिएगा, E.A, देखिए इस फॉर्मूला को बहुत आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस 2k डॉट, ये एरिया वेक्टर, देखिए एरिया वेक्टर को आप लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 है, और जब ये XY प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन में रखा हुआ है, ये आपका x है, ये y प्लेन है, इसी XY प्लेन में मान लिया ये इस तरह से कोई आपका ये सरफेस रखा हुआ है जिसका एरिया आपको दिया हुआ था 5। अब ये XY प्लेन में रखा हुआ है, तो इस पर एरिया वेक्टर का इसका क्या डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, मतलब कि 5k परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, मतलब z एक्सिस, मतलब 5k। तो 5k यहाँ से बहुत आसानी से दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो i और j वाला तो 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे i j का तो कोफिशिएंट है नहीं, तो सिंपल 2 into 5, सिंपल डॉट प्रोडक्ट, दिस इज 5 यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल एक लास्ट और डिफरेंट एग्जांपल नंबर 6 परहैप्स, ठीक है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी मान लेते हैं, अभी हम लोग देखें कि भाई किसी क्लोज्ड सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख रहे हैं तो उससे फ्लक्स का वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग 2 एग्जांपल देखे थे, एक क्यूब का एग्जांपल देखे थे, एक सिलेंडर का एग्जांपल देखें। दोनों में क्या था कि उस बॉडी के अंदर में कोई चार्ज नहीं था, वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जा रहे थे, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये एक सरफेस है इस तरह से, ये एक स्फीयर है और इसके सेंटर पे मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज हम यहाँ पे रखती हैं, स्मॉल क्यू चार्ज रखती हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस स्मॉल क्यू चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, हम लोग को पता है स्टूडेंट, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर निकालना है कि भाई इस सरफेस से, ये जो क्लोज सरफेस जो स्फीयर जो रखे हैं, तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, मतलब कि इसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है स्टूडेंट। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, E A cos थीटा, यही फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए E A cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये निकालना है। यहाँ पर अगेन आपको शुरू में ही हम बताए थे स्टूडेंट कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या है कि हर छोटे से एरिया के लिए, हर एलिमेंट्री एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आउटवर्ड, ये डायरेक्शन है, यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पहले तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, अगर ये r इसका रेडियस है, r रेडियस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज क्यू के चलते r डिस्टेंस पे क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं के जो होता है वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही वैल्यू होगा, क्योंकि ये क्यू जो है इसके सेंटर पे रखा हुआ है, समझ सकते हैं। नाउ एरिया, एरिया का ध्यान दीजिएगा। अब छोटा सा यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे कि छोटा सा एलिमेंट्री पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे से एरिया डीए में निकालेंगे, छोटे से एरिया डीए में निकालेंगे। तो ई डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए ठीक है, तो छोटा सा एरिया डीए हो गया। चलिए उस छोटा सा एरिया का भी फिलहाल मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो डीए हम लिख रहे हैं कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी छोटा सा एरिया जो आप डीए माने हैं, जो डीए माने हैं, डीए जो छोटा सा एरिया डीए माने हैं, उस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि cos 0 डिग्री, मतलब कि डी फाई का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए, चूंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। दिस इज योर डी फाई। इसीलिए टोटल फ्लक्स, इस पूरे स्फीयर से टोटल फ्लक्स जो हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, क्यू आर सब कांस्टेंट है, डी ए ध्यान दीजिएगा। डी ए मतलब क्या है, हर छोटे जो एलिमेंट्री एरिया है आप सबको ऐड कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं, तो सबको ऐड कीजिएगा तो पूरे सरफेस का एरिया निकल जाएगा, पूरे सरफेस का जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसका एरिया निकल जाएगा। तो इस स्फीयर का जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, सारे टोटल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ध्यान दीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स फाइनली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस केस में ध्यान दीजिएगा, ये भले क्लोज्ड सरफेस है, लेकिन इस केस में फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है जैसा कि पहले हुआ था। तो दोनों में अंतर यह है कि उस केस में उस बॉडी के अंदर में कोई चार्ज नहीं था, और यहाँ पर क्या है कि इस बॉडी के अंदर में चार्ज है, बॉडी के अंदर में चार्ज है, और इसीलिए इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं हुआ, कुछ सर्टेन वैल्यू आया है स्टूडेंट। इनफैक्ट हम लोग स्टूडेंट बहुत ही अब नज़दीक हैं गॉसेस लॉ से, जस्ट नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे गॉसेस लॉ, जिसके लिए आपका यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू।